भैरव और उसके बाद कलेक्ट्रेट। काशी का अभिनंदन एक बार फिर से, कल रोड शो की भव्यता के बाद आज एक बार फिर से। अरे तो आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे थे कलेक्ट्रेट से, काशी के कलेक्ट्रेट से, जहां पर नामांकन की प्रक्रिया जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है। अश्विनी मिश्रा और शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं वहाँ काशी से, और मदन जेड़ा साहब लगातार इस पर अपनी निगाह बनाए हुए हैं। मदन जेड़ा साहब, आपकी प्रतिक्रिया इस बात पर, जब प्रधानमंत्री इस बात को खारिज करते हैं कि कांग्रेस तो अब पूरी तरह से उत्तर प्रदेश से साफ हो जाएगी, और हम जान रहे हैं कि इस वक्त दक्षिण के राज्यों में तो चुनाव कंप्लीट हो चुके हैं और अब 113 सीटें शायद बची हुई हैं आगे के चरणों के लिए। मुझे लगता है कि जैसे मैंने जो वो इंटरव्यू देखा था, तो उसमें कुछ दिन पहले हमने भी इंटरव्यू किया था अपने का, तो उसमें मैं ये बात कही थी। तो जैसे उनका ये सवाल था कि राहुल गांधी पहले अमेठी से वायनाड गए, और वायनाड में उन्होंने कहा, ये भी कहा कि मैं अब कहीं नहीं जाऊंगा, मैं आपके साथ हूँ हमेशा, मैं यहीं से चुनाव लड़ूंगा। और जब वहाँ चुनाव हो गए तो उसके बाद उनने फिर अमेठी की बजाय फिर रायबरेली चले गए। तो यहाँ पर सवाल उठता है कि अगर आपको दोनों सीटों से लड़ना था तो एक साथ आप डिक्लेयर कर सकते हैं कि भाई हम अमेठी से भी लड़ेंगे या रायबरेली से भी लड़ेंगे, वायनाड से भी लड़ेंगे। लेकिन जब वायनाड में चुनाव हो गया और उसके बाद अब अचानक घोषणा करते हैं, तो ये कहीं उनका सवाल ये था कि कहीं संशय तो नहीं है कि आपको अपनी जीत को लेके। तो एक तो सवाल ये है छोड़ना भी। हाँ, और दूसरा प्रश्न ये भी उठता है कि मान लीजिए वो रायबरेली से भी जीतते हैं और वायनाड से भी जीतते हैं, तो एक सीट तो उन्हें छोड़नी होगी। तो वो किसको, मतलब कहाँ की जनता को निराश करेंगे या धोखा देंगे, जो भी कहें आपकी भाषा में। तो एक सवाल ये उठता है वहाँ पे। दूसरा ये है कि ये जरूर हुआ था, पिछली बार राहुल गांधी जब वायनाड से चुनाव लड़े थे तो केरल में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा था, और कांग्रेस और उसके सहयोगियों को 20 में से 19 सीटें मिल गई थी। लेकिन सवाल ये है कि इस प्रकार जब इस बार दोबारा लड़ रहे हैं, क्या वो चमत्कार दोबारा होगा वहाँ पर या नहीं होगा, तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मुझे लगता है कि जब ये नतीजे आएंगे तो उससे काफ़ी हद तक चीज़ें साफ होंगी, और ये देखना होगा कि राहुल गांधी अपनी सीट जीतने के साथ का केरल में भी कांग्रेस के प्रदर्शन को पिछली बार की तरह बेहतर बना पाते हैं या नहीं बना पाते हैं। बिल्कुल, हम यहाँ तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं जहाँ प्रधानमंत्री अपना तीसरी बार नामांकन भरने के लिए कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुँच चुके हैं, और एक बार फिर वहाँ पर नारों के बीच में वो वहाँ पहुँचे और अभिनंदन उन्होंने स्वीकार किया वाराणसी वासियों का। और यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी के नॉमिनेशन में शामिल होने के लिए हम देख रहे हैं कि देश भर से दिग्गज नेताओं का जमावड़ा वहाँ पर लग रहा है। मदन मोहन जयरा जी, जिस तरह से लगातार ये बात हो रही है कि एनडीए की एकजुटता को लेकर या उनके शक्ति प्रदर्शन को लेकर, किस तरह से आप देखते हैं इन तस्वीरों को भी, जब तमाम नेता वहाँ पहुँचते नजर आते हैं? योगी आदित्यनाथ को भी हम देखते हैं, लगातार हमने कल देखा रथ पे मौजूद थे, लगातार ये बात भी की जा रही है, प्रधानमंत्री भी बात को कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है जो आपके राज्य को और ज़्यादा वो बूस्ट देगी और उसको विकास के पथ पर आएगी। और उसी तरह से यहाँ पर जब एनडीए के जब पूरा कुनबा इकट्ठा होता है नॉमिनेशन प्रोसेस के लिए, तो वो भी कहीं ना कहीं बेहद महत्वपूर्ण संदेश देता नजर आता है। हमने हमेशा देखा है कि जब भी प्रधानमंत्री मोदी कोई काम करते हैं तो उससे बड़ी भव्यता के साथ करते हैं और काफ़ी तैयारी के साथ करते हैं, पूरी प्लानिंग के साथ करते हैं। तो दूसरी बात यह है कि जब प्रधानमंत्री का नॉमिनेशन हो रहा है तो ऐसे में एक स्वाभाविक है कि जो बीजेपी के बड़े नेता वहाँ पर मौजूद रहें, और लोगों का भी, चूँकि एक लोकप्रिय नेता हैं तो पब्लिक का भी बहुत प्यार उनके साथ है, तो लोग भी काफ़ी तादाद में आसपास इकट्ठे रहते हैं, उनकी एक झलक देखने के लिए वहाँ पे मौजूद रहते हैं। इसके अलावा जहाँ तक एनडीए के घटक दलों की बात है, कि जैसे कि मैंने कहा कि जिस प्रकार 2014 से बीजेपी अपने सहयोगियों को लगातार अपने साथ बनाए हुए है, उनको साथ लेकर चल रही है, ज़रूरत नहीं होने के बावजूद चल रही है, तो ये संदेश दूसरे पक्ष में जाता है कि अगर बीजेपी हमारे साथ एकजुटता दिखा रही है तो हमें भी वही रिस्पॉन्स
देना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जो दूसरे घटक दलों के, जो एनडीए के दूसरे सहयोगी पार्टियों के नेता, बड़े नेता वहाँ पर जुटे हैं, तो वो अपनी प्रतिबद्धता बीजेपी के साथ दिखाने के लिए या एनडीए को एक मजबूत दिखाने के लिए वहाँ पे मौजूद हैं। बिल्कुल, और ये सोचने पे मजबूर करती है कि लगातार लगातार जो ब्रांड मोदी की बात हो रही है, जो स्वीकार्यता की बात हो रही है, जो लोकप्रियता की बात हो रही है, वो उसी तरह से बरकरार है। जो जोश हमें 10 साल पहले जब प्रधानमंत्री निकले थे अपने रोड शो करने, वो नजर आया था, वही अविस्मरणीय क्षण हमने कल देखा जब जिस तरह से हुजूम उमड़ा। और इस बात का भी खास तौर पर प्रधानमंत्री हमेशा से ध्यान देते हैं जब वो बात करते हैं कि सबका विकास, सबका साथ। तो हमने देखा किस तरह से रोड शो में अलग अलग जो हमने देखा कि विभिन्न समाज के विभिन्न समूहों की ओर से, वर्गों की ओर से हमने पार्टिसिपेशन देखा। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कल मौजूद रहे, जिनकी तस्वीरें हमने देखी रोड शो के समय। अश्विनी, जिस तरह से लगातार ये बात होती है कि जब भी प्रधानमंत्री की स्वीकार्यता की बात हो, कि लोकप्रियता की बात हो, तो यहाँ पर समान रूप से समाज के विभिन्न वर्गों के बीच, चाहे छोटे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, या विभिन्न समुदाय से आने वाले लोगों में एक रूपता से वो दिखती है। और कल भी उसकी एक झलक हमने देखी। अलग अलग वहाँ पर समुदाय से लोग पहुँचे हुए थे वहाँ साथ देने, और प्रधानमंत्री की इस यात्रा में उनका साथ देने के लिए, हिस्सा बनने के लिए। और आज भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें हम देख रहे हैं। अश्विनी, आपको मेरी आवाज आ रही है? निश्चित तौर से मैं अगर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल का जो रोड शो था उस तरीके से था कि पूरा का पूरा पूर्वांचल और पूरा का पूरा ये क्षेत्र जो है उमड़ पड़ा था। काशी के लोग सराखों पर बैठाए थे। सबसे बड़ी बात यह है कि हर हर महादेव की इस नगरी में हर हर मोदी के अगर नारे लगते हैं, ये विरले नेताओं को ऐसा सौभाग्य मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुँच चुके हैं डीएम कार्यालय में नामांकन अपना दाखिल करने के लिए। एनडीए के सभी घटक दलों के जितने प्रमुख नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं, और साथ ही साथ एनडीए के सभी राजनीतिक दलों के लगभग मुखिया, उत्तर प्रदेश के सभी जो गठबंधन में शामिल हैं वो नेता भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो जो एकजुटता का प्रदर्शन यहाँ पर काशी से आज हो रहा है वो पूरे देश को ये बताता है कि किस तरीके से गठबंधन धर्म को निभाते हुए एक बड़ा जबरदस्त जनाधार उत्तर प्रदेश में 2019 के चुनाव में रहा। गठबंधन धर्म को निभाते हुए अभी भी सभी घटक दलों को अपने साथ लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर नामांकन दाखिल करने पहुँचे हैं। और काशी की जो भव्यता है, काशी की जो आध्यात्मिकता, उसको समेकर किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काशी को स्थापित किया और किस तरीके से भारत को एक विकास यात्रा देते हुए 5वीं दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया। तो ये निश्चित तौर से पूरे राजनीतिक दलों को और पूरी दुनिया को भी संदेश देता है कि किस तरीके से एक समग्रतावादी सोच को लेकर, एक समावेशी सोच को लेकर समावेशी राजनीति की शुरुआत यहाँ काशी से हुई। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं पर मौजूद हैं, नामांकन दाखिल कर रहे हैं मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में, डीएम कार्यालय, जिलाधिकारी कार्यालय में वाराणसी में। और पूरा का पूरा एनडीए जो घटक दल है, पूरा का पूरा एनडीए का जो गठबंधन है वो यहाँ पर मौजूद है। तो जय, जो आप बात कर रही है कि सभी लोगों की समावेशिता की बात, एक चीज़ मैं जरूर कहूँगा, 2014 के बाद उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति कहीं ना कहीं जातीय आधार पर राजनीति यहाँ पर होती थी, जातीय समीकरणों के आधार पर राजनीति होती थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवल सबका साथ सबका विकास नारा ही नहीं दिया, जो जातीय समीकरण थे उनको भी ध्वस्त उन्होंने किया। आज एक विकासवादी राजनीति की शुरुआत उत्तर प्रदेश में हुई है, पूरे देश में हुई है। ये काशी और पूरा का पूरा पूर्वांचल कहीं ना कहीं इस बात का साक्षी है कि किस तरीके से बेहद पिछड़ा माने जाने वाला ये क्षेत्र आज जो है विकास के फलक पर, विकास के मानचित्र पर एक विशिष्ट स्थान रखता है। काशी के विकास के साथ साथ समूचे पूर्वांचल का विकास हुआ है कि जो फैक्ट्रीज हैं उनको स्थापित करना हो, बहुत सारी जो विकास के कार्य हैं उनको भी एक सांसद के तौर पर उसी मनोयोग के साथ प्रधानमंत्री ने किया जो शायद किसी भी जगह से लड़ते तो वहाँ करते। बिल्कुल। देखिए, एक तो जो बनारस के शहर का विकास है, जैसे नया एयरपोर्ट बन गया, रेलवे स्टेशन बन गया, फ्लाईओवर बन गए, सड़कें बेहतर हो गई, और एक वहाँ पे विश्व स्तर का सभागार भी बना है। इस तरह की चीज़ें तो बहुत सारी हैं और कुछ नई चीज़ें भी हैं। लेकिन हम एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, मैं भी और आपके रिपोर्टर के बाद देख रहा था। जैसे अगर हम 2013-14 में देखें हैं तो वाराणसी में जो टूरिस्ट का जो भारत के संविधान प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा और मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा।
नरेंद्र दामोदर मोदी लोकसभा में स्थान करने के लिए अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशित हुआ। ईश्वर की शपथ लेता हूं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। ऊपर से कैंसर आ जाता है। देखिए मैं मंत्री के नामांकन की मोदी लोकसभा में स्थान करने के लिए कलेक्ट्रेट वाराणसी से तस्वीरें और तीसरी बार नामांकन दाखिल करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के आज कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं और आज वो नामांकन अधिकारी के समक्ष अपना नामांकन दाखिल करते हुए उनके साथ उनके प्रस्तावक के तौर पर गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ और बैजनाथ पटेल। मदन मोहन जयरा जी हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि ये तस्वीरें सामने आ रही हैं और सभी की निगाहें इस बार भी थी कि कैसे अपना नामांकन ये भरेंगे, कौन होंगे वो प्रस्तावक। और प्रस्तावक के तौर पर हम इस बार देख रहे हैं कि यहाँ पर जो काफ़ी अहम होते हैं, यहाँ पर पंडित ज्ञानेश्वर शास्त्री जी मौजूद हैं, साथ ही बैजनाथ पटेल जी को भी हम देख रहे हैं। संघ के पुराने और समर्पित कार्यकर्ता वो रहे हैं। तो किस तरह से आप देखते हैं कि ये भी एक यहाँ पे जो संदेश देते नजर आते हैं प्रधानमंत्री अपनी हर एक गतिविधि के साथ? नहीं, मैंने हमेशा ये नोट किया कि जब भी कोई बड़ा आयोजन वो करते हैं तो जो निचले तबके का कार्यकर्ता है, चाहे वो निचले तबके का व्यक्ति है, उसको हमेशा सम्मान देते हैं। जो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं वो भी इस बात पे लागू होती है। जैसे हमने देखा कि पार्लियामेंट की जब नई बिल्डिंग बनी थी, जो मजदूर थे वहाँ पे उनको वहाँ पे बुलाया गया था, तो उसका उद्घाटन हुआ था। इसी प्रकार हमने देखा 26 जनवरी जब गणतंत्र दिवस समारोह हमारा होता है तो वहाँ पर बहुत सारे सफाई कर्मचारी और दूसरे जो एक निचले तबके के लोग होते हैं उनको वहाँ पर बुला के और सम्मान के साथ उनको पहली सीट पर बिठाया जाता है, उनके लिए सीटें रिजर्व की जाती हैं। इसी प्रकार मैंने कई और कार्यक्रमों में देखा था कि पिछली बार जो उनके प्रस्तावक थे उसमें भी काफ़ी लोग इस तरह के थे जो एकदम बहुत ही एक अंतिम छोर के व्यक्ति थे, तो उनको सामने ला के एक प्राथमिकता के साथ अपना प्रस्तावक बनाना या उनको एक मंच पर सम्मानित करना, तो ये दर्शाता है कि आप हर व्यक्ति को साथ लेके चलने की मंशा रखते हैं। जैसे सबका साथ सबका विकास, ये बीजेपी का एक स्लोगन भी है और वो सिर्फ स्लोगन नहीं है, तो उसको चरितार्थ करके भी दिखाया जा रहा है और ये प्रधानमंत्री के स्तर पर हो रहा है और खुद वो कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जब प्रधानमंत्री खुद ये कर रहे हैं तो उनकी पार्टी के लोग, उनके सरकार के दूसरे मंत्री वो भी उसको फॉलो करते हैं, तो ये एक अच्छी शुरुआत है। गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ जो कि राम जन्मभूमि की जो पूरी प्रतिष्ठा हुई भगवान श्री राम की, वहाँ भी उन्होंने बहुत ही अहम भूमिका निभाई और मुहूर्त के तौर पर जो समय उन्होंने निश्चित किया था, संपूर्ण प्रक्रिया में वो बहुत ही तन्मयता के साथ शामिल रहे और काशी के विद्वत जनों में गिने जाते हैं। हालांकि वो तमिलनाडु से आते हैं, द्रविड़
अपने साथ, अपने नाम के साथ लगाते हैं और वो आज मुख्य प्रस्तावक के तौर पर प्रधानमंत्री के साथ पहुँचे और उन्होंने आज नामांकन प्रक्रिया में हिस्सा लिया और साथ ही साथ बैजनाथ पटेल जो कि ओबीसी समाज से आते हैं और संघ के पुराने और समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं, तो संघ के कार्यकर्ताओं को भी साथ में लेकर के चलना, साथ ही साथ काशी जिसके लिए जाना जाता है अपनी विद्वता के लिए, अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए और एक प्रतीक के तौर पर ज्योतिष के प्रकांड विद्वान के तौर पर काशी जिसे आज जानती है शास्त्री जी को, वो आज मुख्य प्रस्तावक के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ नजर आए और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार आज सुबह से ही सभी कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री के साथ रहे। आज काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन के समय भी वो वहाँ पर मौजूद थे। अश्विनी हमारे साथ बने हुए हैं। अश्विनी जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। राम मंदिर की प्रतिष्ठा के दौरान भी आपने गणेश्वर शास्त्री जी को देखा और आज एक प्रस्तावक के तौर पर क्या संदेश निकलता है आज इस नामांकन प्रक्रिया से? निश्चित तौर से अजय अगर देखें तो पंडित गणेश्वर शास्त्री द्राविड़ सबसे समादृत और सबसे ज़्यादा बड़े ज्योतिषी और प्रकांड विद्वान माने जाते हैं। समूचे काशी में और समूचे विद्वत परिषद में और समूचे संस्कृत के विद्वानों में इनका विशेष स्थान है। अगर बात राजनीतिक संकेत की करें तो द्राविड़ घनपाठी वेद घनपाठी ब्राह्मण परिवार से आते हैं। दक्षिण के जो ब्राह्मण परंपरा है उसमें सर्वोच्च ब्राह्मण परंपरा से ही आते हैं। भाजपा का सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो दक्षिण पर इस बार रहा, क्योंकि दक्षिण भारत से जो सीटों को और ज़्यादा संभावना वो तलाश रहे थे कि किस तरीके से तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और अन्य आंध्र प्रदेश राज्यों में अपना जनाधार बढ़ा सके, क्योंकि भाजपा का दक्षिणापथ अभियान जो था वो कहीं ना कहीं कर्नाटक तक सिमटा हुआ था। राजनीतिक रूप से अगर देखें तो आपकी उत्तर और दक्षिण को साधने और जोड़ने की कोशिश है। अगर सांस्कृतिक रूप से आप देखें तो जो शुरुआत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेहद अभिनव प्रयोग किया काशी तमिल संगमम का, इसी तरीके का सोमनाथ तमिल संगमम गुजरात में किया गया। जो उत्तर दक्षिण की जो खाई थी, जो कहीं आर्य और द्रविड़ की खाई थी, जो सो कॉल्ड ऐसे नैरेटिव चलाए जाते थे, वो भी ध्वस्त किए जाने का साक्षात प्रमाण है जिस तरीके के यहाँ पर सांस्कृतिक आयोजन किए गए। हाँ, इस सांस्कृतिक आयोजनों को जो राजनीतिक फल और फलीभूत होंगे वो विशिष्ट तरीके से देखता होगा कि दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से लाभ मिलता है। और एक चीज़ बताएं, अगर पंडित गणेश्वर शास्त्री द्राविड़ जी की अगर बात करें तो कल भी हमने उनसे जब बात की तो आज उन्होंने बताया कि जो मुहूर्त है वो अभिजीत मुहूर्त है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामांकन दाखिल करेंगे। आनंद योग है, सर्वार्थ सिद्ध योग है, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला योग है और इस समय में किए गए कार्य व्यक्तिगत रूप से तो फलीभूत होते हैं, साथ ही साथ नेतृत्व मिलने पर सभी संकटों को समाप्त करने वाला योग बनता है। तो निश्चित तौर से अगर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगर पंडित गणेश्वर शास्त्री द्राविड़ और बैजनाथ पटेल को अपना प्रस्तावक बनाया है तो इसमें हमारी उस परंपरा को भी कहीं ना कहीं हम नतमस्तक करते हैं, जहाँ पर हम विकास और विरासत की बात करते हैं, समाज को हम जोड़ने की बात करते हैं, जिस हमारा ऐसा समाज जो कि सबको समेकित और समग्र रूप में लेके चलता है। जब हम ये कहते हैं संगच्छध्वम संवद्धध्वम समो मदान से जानताम, जो हमारे वेद वाक्य हैं, तो किसी भी तरीके से जो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास का जो राजनीतिक प्रयोग है वो यहाँ पर दिखता है। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम एक समग्र समावेशी नेता के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचते हैं। एनडीए का पूरा कुनबा यहाँ पर है। तो राजनीतिक रूप से अनेक परिणाम, राजनीतिक रूप से अनेक यहाँ से निष्कर्ष जाते हैं और क्या कुछ इसके फलीभूत निष्कर्ष निकलेंगे वो जनादेश में पता चलेगा जब गिनती होगी। लेकिन उत्तर दक्षिण के जो खाई थी वो भी कहीं ना कहीं पटती हुई दिख रही है। जब उत्तर भारत से पश्चिम भारत के जन्म लिए हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात से आकर काशी को अपनी कर्मभूमि बनाते हैं और यहाँ पर उनके प्रस्तावक दक्षिण भारत से 4 पीढ़ी से यहाँ पर अपने को समाहित कर दिए जाने वाले पंडित गणेश्वर शास्त्री बनते हैं। अजय, लेकिन अश्विनी, आपको वो तस्वीरें भी याद होंगी जब 2019 के अर्ध कुंभ में जब अचानक प्रधानमंत्री ने चरण प्रक्षालन किया और सभी को आश्चर्यचकित कर दिया निषाद समाज का, और आज देखिए फिर से ओबीसी समाज के बैजनाथ पटेल उनके साथ में हैं। ये जो आपने एक बड़ी बात कही कि विकास तो ठीक है, वो तो हर जगह करते ही हैं, लेकिन सभी जातियों को साध करके एक साथ सबको लेकर के चलना, ये प्रधानमंत्री मोदी की नीति के केंद्र में है और किसी को भी नाराज नहीं करते और सभी को उचित सम्मान जो समाज में मिलना चाहिए। वो दृश्य भी आपको याद होंगे जब काशी कॉरिडोर के निर्माण के बाद श्रमजीवियों पर उन्होंने पुष्प वर्षा की थी। तो ये भी एक उनके व्यक्तित्व को दिखाता है और शायद जनता भी इस बात को समझ रही है बहुत अच्छी तरीके से कि वो जो पहले केवल जाति की राजनीति होती थी,
जातियों को साधना तो सबके साथ, सबका विकास के साथ में पीएम मोदी रखते ही हैं और उसके साथ साथ विकास के नए मंत्र को लेकर भी आगे चल रहे हैं। निश्चित तौर से अजय देखिए, जातियों को साधना, जातियों की राजनीति करना, जातियों की राजनीति से कुर्सी हासिल करना और उस कुर्सी का उपयोग अपने परिवार के लिए, अपने वंशवृक्ष के लिए, अपने हित कुटुंब और मित्रों के लिए प्रयोग करना, ये राजनीतिक दलों का उत्तर प्रदेश और बिहार में स्ट्रगल है। इतिहास इसका गवाह है, जनादेश इसका गवाह है। पीढ़ी की पूरी ऐसे कुनबे तैयार हुए हैं जाति आधार पर उत्तर प्रदेश और बिहार में, जो कि विशिष्ट जात का वोट बैंक की राजनीति करते हुए उन्होंने जाति समीकरणों को साधते हुए यहाँ पर सत्ता भी हासिल की। लेकिन इन सबसे अगर देखें, सामाजिक चेतना जगाने की बात, सामाजिक रूप से सम्मान देने की बात, सामाजिक रूप से उनको स्थापित करने की बात, सामाजिक रूप से उनको जो कहीं ना कहीं सामाजिक रूप से नहीं कहेंगे लेकिन जो राजनीतिक अस्पृश्यता कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों की अनेक वर्गों के प्रति थी, जो गुटबंदी थी, उसको भी समाप्त करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि जब वो पांव पखाड़ते हैं स्वच्छाग्रहियों का, जब वो श्रमजीवियों का सम्मान करते हैं, जब वो काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रमजीवियों का सम्मान करते हैं और अयोध्या के भगवान श्री राम के मंदिर में जटायु की प्रतिमा पर जाकर वो पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, यानी कि शबरी की मूर्ति वहाँ लगती है, जटायु की मूर्ति वहाँ लगती है, महर्षि वाल्मीकि की मूर्ति भगवान श्री राम के मंदिर में लगती है। भगवान श्री राम का मंदिर हमारे आध्यात्मिक चेतना का केंद्र तो है ही, लेकिन वो सांस्कृतिक सामाजिक सौहार्द का एक शक्तिपुंज भी बने, उसका भी निर्माण कार्य लगातार वहाँ पर चल रहा है राम मंदिर परिसर में। जिस तरीके से तो जो रूढ़ियाँ थी, जो रूढ़ियाँ जिसमें कहीं ना कहीं लोगों में एक मनभेद रहता था, सामाजिक रूप से समादृत नहीं होती थी बहुत सारी जातियाँ, उनको भी उन रूढ़ियों को भी तोड़ा है। और सबसे बड़ी बात ये, उनको समादृत रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से सशक्तिकरण करके उनको मुख्य धारा में लाया गया है और सबको समावेशी रूप से समान प्रतिनिधित्व भी दिया गया है। जिस तरीके से अगर देखें, एक विशेष वर्ग का या दो केवल जातियों को मिलाकर या कुछ संप्रदायों को मिलाकर राजनीतिक दल का स्वरूप आज भाजपा का नहीं है, वो पूरा का पूरा एक समावेशी स्वरूप है। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास कार्यों में दिखता है, नीतियों में दिखता है, नीयत में दिखता है, आज यहाँ पर नामांकन में दिख रहा है, यहाँ के प्रस्तावकों में दिख रहा है। और जो एक सर्व समावेशी और सर्व स्पर्शी स्वरूप है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो भी यहाँ पे दिखता है। अजय बिल्कुल अश्विनी, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, अगर हम प्रस्तावकों की यहाँ पर बात कर रहे थे तो 2014, 2019, 2024 यहाँ पर गिरधर मालवीय से लेकर शास्त्रीय गायक छन्नूलाल मिश्र, वहाँ पर बुनकर अशोक कुमार, और हम बात करें तो जो तमाम विभिन्न वर्गों से यहाँ पर प्रस्तावक आके जुड़ते हैं, किस तरह से आप देखते हैं कि आज सुबह बेहद भावुक होकर प्रधानमंत्री ने एक वीडियो संदेश भी जारी किया कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया था और अब ऐसा महसूस होता है कि गंगा माँ ने मुझे गोद ले लिया है। जो लगातार ये जो काशी के साथ जो रिश्ता बना हुआ है प्रधानमंत्री का, वो और जो उसका रंग है वो और प्रगाढ़ और गाढ़ा होता जा रहा है। सबसे एक महत्वपूर्ण बात आप क्या मानते हैं, आपको लगता है वहाँ काशी वासियों के बीच में रहते हैं कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता उनके बीच जब आता है एक सांसद के रूप में, किस तरह से वो उससे जुड़ते हैं और ये जो एसोसिएशन है, ये जो प्यार है, ये जो सम्मान है, वो उसी तरह से बरकरार और भी बढ़ता हुआ? निश्चित तौर से जया, अगर देखें तो दुनिया के सबसे ताकतवर नेता, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का नेता, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक जो हमारा केंद्र है, उसको सांस्कृतिक केंद्र के रूप में काशी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने का कार्य, दुनिया के बड़े बड़े नेताओं को काशी ले आने का कार्य, चाहे वो शिंजो अबे को काशी दर्शन और दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती कराने की बात हो, या फिर फ्रेंच राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रा की यहाँ की यात्रा हो, या फिर G20 के दौरान बहुत सारे यहाँ पर कमिटीज़ और उनकी बैठकों का सिलसिला हो। काशी एक अंतर्राष्ट्रीय फलक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ से प्रतिनिधित्व करने के बाद वो स्थापित हुई है। और सबसे बड़ी बात ये देखें तो काशी आज के 10 साल पहले अगर देखें तो काशी को आदर बहुत प्राप्त था, सम्मान बहुत प्राप्त था, आस्था अगाध थी लोगों की, लेकिन काशी में वो आधारभूत संरचनाओं का अकाल था। चाहे अगर देखें आज रेलवे की बात हो, हवाई अड्डे की बात हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा है, रेलवे के जो टर्मिनल्स हैं, यहाँ का जो एक वाराणसी स्टेशन के अलावा आप हमारे साथ बने रहिए। शैलेंद्र मिश्र भी जुड़ गए हैं, शैलेंद्र के पास चलते हैं। शैलेंद्र, आज प्रधानमंत्री से एक सीधे तौर पर सवाल किया गया कि राम मंदिर इन चुनाव में एक मुद्दा है या नहीं है। प्रधानमंत्री ने दो टूक मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ये श्रद्धा का मुद्दा है, ये चुनाव का मुद्दा न पहले था, न आज है, न कभी रहेगा। ये तो देश की सांस्कृतिक जड़ों के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है। लेकिन क्या जमीन पर राम मंदिर
क्या आपको जनता के बीच एक मुद्दा दिखाई दे रहा है या लोग इससे मुद्दा नहीं मानते? शैलेंद्र, देखिए, बीजेपी हमेशा ये कहती रही है कि राम जन्मभूमि का जो मुद्दा है वो राजनीतिक मुद्दा नहीं है, वो एक आस्था का विषय है। और बीजेपी हमेशा से कहती रही कि वो राम मंदिर के निर्माण के पक्ष में है। जनता के बीच ये जरूर मुद्दा एक तरह से देखें एक संदेश गया है कि जो बीजेपी कहती रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद उसका मार्ग प्रशस्त हुआ और राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। और हम जानते हैं कि आज पंडित शास्त्री मुख्य प्रस्तावक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। देखिए, 3 बातें हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को बाकी राजनीतिक दलों के नेताओं से अलग बनाती है। उसका एक सबसे महत्वपूर्ण कारण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कनेक्ट है न केवल अपने संसदीय क्षेत्र की जनता के साथ बल्कि देश की जनता के साथ। दुनिया में किसी नेता का ऐसा नहीं है। हम थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे कि राहुल गांधी 2 सीट से लड़ना चाहते थे, लेकिन जब तक वायनाड से चुनाव खत्म नहीं हुआ उन्होंने अपने तरफ से कोई ऐलान उनकी पार्टी ने नहीं किया कि वो रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे। देखिए, ये जनता के साथ एक तरह से बीजेपी आरोप लगाती है कि छल है, आप 2 सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, इसका कोई प्रावधान है, किसी ने मनाही नहीं किया, तमाम नेताओं ने चुनाव लड़ा है। लेकिन जब एक जगह का मतदान खत्म हो जाता है तब आप ऐलान करते हैं कि आप रायबरेली से चुनाव लेंगे। दूसरी बात यह है, जीत हार होती रहती है। राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हारे, लौट कर अमेठी नहीं गए। बीजेपी में आप देखिए, स्मृति ईरानी 2014 में चुनाव हारी थी अमेठी से, लगातार अमेठी में डटी रही। 2019 में राहुल गांधी को हराया और वहां से चुनाव जीती। और अब बीजेपी कह रही है कि देखिए, राहुल गांधी हिम्मत नहीं जुटा पाए कि वो अमेठी से चुनाव लड़े, वो रायबरेली चले गए। हालांकि बीजेपी ये भी दावा कर रही है, प्रधानमंत्री ने एक इंटरव्यू में कहा है कि रायबरेली से भी राहुल गांधी हारेंगे। तो बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो राजनीति है वो जनता के बीच एक भरोसा जताती है, ये बीजेपी कहती है। क्योंकि आप देखिए, ओबीसी हितों की बात होती है, सबसे ज़्यादा केंद्र में मंत्री देने का काम ओबीसी समाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुआ है। ओबीसी को संवैधानिक दर्जा, ओबीसी आयोग को देना, नीट में ओबीसी आरक्षण छात्रों को देना, तमाम फैसले, तो फैसलों के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रांड इमेज बनी है, जनता का भरोसा हुआ। और इसलिए बीजेपी ये कहती है कि देखिए, घोषणा पत्र के वादों को किस तरह से जमीन पर लागू किया जाता है, ये बीजेपी सरकारों से सीखना चाहिए और उस पर कैसे आगे बढ़ाता है 2014, 2019 और 2024। और तीसरी बात यह है कि विकसित भारत के जिस विजन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ रहे हैं उसके लिए कैसे संसाधन आएंगे, उसकी पूरी एक रूपरेखा सामने रखी जाती है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के नेता हैं, उनकी पार्टियां हैं, वो कई वादे तो कर देती है लेकिन उसका ब्लूप्रिंट सामने नहीं रखती कि कैसे उन वादों का पूरा किया जाएगा। यही वजह है कि कुछ राज्य सरकारें जो विपक्ष शासित राज्यों की हैं वो उन पर यह आरोप लगता है कि जो उन्होंने सत्ता में आने के लिए जो कहा था वो पूरा करते हुए दिखाई नहीं देते। तो आज जो ब्रांड मोदी की जो इमेज है, जो वाराणसी में आके हम देखते हैं कि और विराट हो जाती है, उसके तमाम कारण हैं। उसमें सबसे पहला कारण यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जनता को लगता है कि बीजेपी जो कहती है वो करती है। और आप देखिए, अनुच्छेद 370 जब बीजेपी उतनी ताकतवर नहीं थी तब भी वो कहती थी कि अनुच्छेद 370 सत्ता में आने पर हटाया जाएगा। हम देख रहे हैं कि देश में अनुच्छेद 370 हट चुका है, राम मंदिर का निर्माण होगा, ये आस्था का विषय है। बीजेपी हमेशा कहती थी राम मंदिर का निर्माण हो चुका है। तो इस तरह के तमाम वादे जो बीजेपी जब दूर दूर तक ये था कि वो सत्ता में कब आएगी कोई कल्पना नहीं करता था, लेकिन जब सत्ता में आई तो उन वादों पर आगे बढ़ी, उन्हें पूरा किया गया। तो ये किसी राजनीतिक दल के विश्वसनीयता को दिखाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में। इसीलिए सब कहते हैं कि जो मोदी की गारंटी भारतीय जनता पार्टी ने कहा वो आगे निकलती है। बीजेपी का दावा है कि एक तरफ ऐसे दल हैं, ऐसे दलों के नेता हैं जो परिवार को बचाने के लिए सिर्फ राजनीति करते हैं या एकजुट हुए हैं, वो अपने वादों को भूल जाते हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी है जो एक एक वादों को पूरा करती है। और काशी में तो जो वादा किया भी नहीं था, ऐसे तमाम वो काम हुए हैं। इसीलिए हमने कल जब एक पूरे ग्रुप से बात की, मैं ढूंढता रहा कि कोई मिले जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ ऐसा कहे कि उम्मीदें नहीं पूरी हुई काशी की जनता की। ढूंढने के बावजूद कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिला। सब ये कह रहे थे कि जो सोचा था वो तो हुआ ही, जो नहीं सोचा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो भी करके काशी में दिखाया है। तो इस तरह से जनता का शैलेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। हम जनता की जो आवाज़ है ज़रूर आपके जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन मदन जी, 10 साल जो काशी के रहे, देश के लिए तो स्वर्णिम रहे ही, विकास के लिहाज से काशी के लिए भी, जिस तरह से शैलेंद्र बता रहे हैं कि काशी के लिए भी वे स्वर्णिम काल रहे। जिस तरह से किसानों की बात हो, डेयरी संयंत्र की स्थापना हो, जो IPDS योजना के तहत आज जो उन्होंने वीडियो जारी किया उसमें जो बिजली के तार, जो खंभे बिल्कुल सड़क पर नज़र आते थे, उनको अंडरग्राउंड किया गया 600-700 करोड़ रुपए की योजना के जरिए। आज
अगले 5 साल आपको कैसे दिखाई देते हैं? काशी ये मान के चल रही है कि भाई प्रधानमंत्री उनकी अगुवाई करेंगे और बहुत सारे लोग ये भी मान के चल रहे हैं कि तीसरी बार देश भी नरेंद्र मोदी जी को ही प्रधानमंत्री बनाएगा। तो काशी के लिए अगले 5 साल? देखिए, काशी के लिए अगले 5 साल तो महत्वपूर्ण हैं ही। जैसे अभी हम कह रहे थे कि क्या पीएम ने खुद बोला है कि हमारे लिए प्रधानमंत्री एक चुनावी मुद्दा नहीं है। तो बीजेपी पीएम अभ्यर्थी के नाम निर्देशित हुआ, ईश्वर की शपथ लेता हूं, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान प्रति सच्ची श्रद्धा मैं नरेंद्र दामोदर मोदी लोकसभा में स्थान करने के लिए अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशित हुआ, ईश्वर की शपथ लेता हूं, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं नरेंद्र दामोदर मोदी लोकसभा में स्थान करने के लिए अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशित हुआ, ईश्वर की शपथ लेता हूं, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं
विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा।